हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल SK मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिर से आप लोगों ने विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया है। अच्छे से पढ़ाई में फिर से स्टार्ट हो गई है। चलिए, आपको मालूम होगा शायद कि यूपी बोर्ड जो 2022 यानी 2022 में जो परीक्षा होगी, इसके लिए पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने। तो इसमें क्या है, आपके प्रैक्टिकल्स कब होंगे, कब आपका प्री बोर्ड होगा, कब प्रैक्टिकल्स होंगे, कब आपको बोर्ड परीक्षा देनी है, इस तरह का पूरा शेड्यूल आपको जारी कर दिया गया है। मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो फरवरी में है और जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपका होगा, वो मार्च के लास्ट वीक में होगा। इस तरह की स्कीम बनी हुई है। नेक्स्ट, इसमें आपको प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कराए थे। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, फिफ्थ, यानी हम लोग पी ब्लॉक में आ गए थे। और नाइट्रोजन परिवार के तत्व में भी क्या किया था, हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। इसी को हम कंटिन्यू आज दो करेंगे, पार्ट 3। तो पार्ट 3 में क्या होगा, इसमें भी नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, उन्हीं से संबंधित कुछ कंपाउंड्स हैं, उन्हीं से संबंधित क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि क्या बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं या आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले आप क्या कीजिएगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे लास्ट तक आपको देखना है। और भी आप फ्रेंड्स को अपने शेयर कर सकते हैं वीडियो। और जो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव बनाने का जो मोटो है, ये मिशन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 यानी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है। इसके लिए क्या करना, हमको अभी से तैयारी शुरू कर देनी, आज से ही शुरू कर देनी है। पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप करते हैं, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपका थ्योरी भी तैयार हो जाएगा और जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अमोनिया या अमोनियम आयन का परीक्षण किस अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है। देखिए, तो फर्स्ट रिएजेंट है ल्यूकास अभिकर्मक, सेकंड नेसलर अभिकर्मक, थर्ड फेंटन अभिकर्मक द्वारा, फोर्थ वेयर अभिकर्मक द्वारा। अब देखिए, हम चारों के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होते हैं अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक देखिए क्या होता है, सांद्र HCl और ZnCl2, जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है, इसे क्या कहते हैं, ल्यूकास रीजेंट कहते हैं। ओके, तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ल्यूकास रीजेंट के द्वारा क्या किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। तो पहला आंसर देखिए इसका नहीं है। दूसरे की देखिए बात करते हैं, नेसलर अभिकर्मक द्वारा। तो हमें पता होना चाहिए कि नेसलर अभिकर्मक किसे कहते हैं। नेसलर अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, यानी पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडेट का जो क्षारीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है, नेसलर अभिकर्मक कहलाता है। यानी K2HgI4 प्लस इसमें क्या ऐड कर दें, KOH या NaOH। तो KOH प्लस K2HgI4 या NaOH प्लस K2HgI4 नोन एज ए नेसलर अभिकर्मक। और इसका हम यूज कहाँ करते हैं बच्चों, अमोनिया या अमोनियम आयन के परीक्षण में किया जाता है। आपने प्रैक्टिकल भी किया है लैब में, अमोनियम आयन का परीक्षण क्षारीय मूलक होता है। तो क्या किया था आपने, इसमें जो इसका सॉल्ट लिया था अमोनियम आयन का, उसमें क्या डाला था, ल्यूकास रीजेंट आपने डाला था। तो ल्यूकास रीजेंट डालने से क्या होता है, उसमें सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें अमोनियम आयन या अमोनिया कन्फर्म। नेक्स्ट आता है फेंटन अभिकर्मक। इसके बारे में देखिए बात करते हैं। फेंटन अभिकर्मक बच्चों तो क्या होता है, ये फेरस सल्फेट प्लस H2O2 का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा,
ये फेंटन रीजेंट होता है। और ये क्या है, इसका ऑर्गेनिक में हम प्रयोग करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। फोर्थ वन इज वेयर अपकर्मक, तो ये भी देखिए आंसर नहीं है। तो वेयर अपकर्मक क्या होता है, एल्कलाइन केमनोफोर, यानी क्षारीय या एल्कलाइन केमनोफोर का जो विलयन होगा वो क्या कहलाता है, वो वेयर अपकर्मक कहलाता है। और आपको पता है कि वेयर अपकर्मक के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, असंतृप्तता की जांच करते हैं, यानी कि द्विबंध या त्रिबंध और सिंगल बॉन्ड जो भी होगा उनके बीच में डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम वेयर अपकर्मक का प्रयोग करेंगे। यानी वेयर अपकर्मक का जो गुलाबी रंग होता है, अगर आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाला, आपको बताना है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो क्या होगा, वेयर अपकर्मक का गुलाबी रंग गायब हो जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर क्या है भाई, नेसलर अभिकर्मक। आई होप आपको पहला क्वेश्चन, इसके सारे रीजेंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनु HNO3 में अघुलनशील सल्फाइड है। तनु HNO3 में अघुलनशील सल्फाइड है, यानी कौन सा सल्फाइड ऐसा है जो तनु नाइट्रिक अम्ल में विलय नहीं होता है। तो देखिए, एक कैडमियम सल्फाइड भी क्या होता है, इसमें विलय हो जाता है, कंपाउंड बना लेता है, कॉपर भी हो जाता है, लेड भी हो जाता है, लेकिन जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है यानी HgS है, ये क्या होता है, इसमें अघुलनशील है, ये विलय नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड द राइट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड है। देखिए, आपको सारे ऑक्साइड के बारे में देखिए पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑक्साइड। तो कौन सा अम्लीय है, कौन सा उदासीन है, कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा चुंबकीय है, इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड, तो सबसे पहले तो नाइट्रस ऑक्साइड का अपन लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, N2O। N2O क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, NO होता है, ठीक है ना। तो आपको देखिए क्या बताना है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति का मतलब क्या हुआ, यानी जो नाइट्रस ऑक्साइड है या डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये किस तरह का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक तो उदासीन है, उदासीन होता है, और कैसी गैस होती है, रंगहीन गैस होती है। उदासीन रंगहीन गैस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कैसा है, रंगहीन और उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण और संरचना क्या होगी। बहुत ही अच्छा देखिए क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अमोनिया, आपको फार्मूला सबको पता है कि अमोनिया का जो फार्मूला है वो क्या है, NH3। तो NH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलता है, हमेशा सेंट्रल एटम का ही निकलता है। मैंने आपको इसके लिए एक वीडियो देखो बना रखी है, बहुत सारे मैंने इस पर आपको प्रॉब्लम्स भी करा रखे हैं कि संकरण हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, कैसे उसमें बॉन्ड पेयर निकालते हैं, कैसे संकरण निकालते हैं। ये आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आप उसमें सीखिएगा, आपको मिल जाएगा। 5 मिनट से ज़्यादा आपको संकरण सीखने में नहीं लगेंगे, ये गारंटी मेरी। तो देखिएगा, अमोनिया है यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन देखिए बताना है। तो मैंने फार्मूला इसके लिए क्या देखो बनाया था, बॉन्ड पेयर पहले देखो निकालो। तो बॉन्ड पेयर क्या होते हैं भाई, नाइट्रोजन से लगे हुए यानी केंद्रीय परमाणु से लगे हुए जो अन्य परमाणु हैं, अन्य परमाणु यानी हाइड्रोजन है, उनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो बॉन्ड पेयर भाई कितने हो गए, 3 हो गए। दूसरा क्या दो निकालते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर देखो निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2। फिर केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 माइनस उससे जुड़े हुए केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए या डबलेट पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हाइड्रोजन आपको मालूम है कि बेटा डबलेट पूरा करता है, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा। तो 3 हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो कितना हुआ, 5 - 3 हो गया। तो 3 + 1/2 5 - 3, इसका मतलब कितना हुआ, 2/2 बराबर 1। तो कितना हुआ, बराबर आएगा 4। तो देखिए अगर टोटल 4 आता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, तो इसका मतलब हुआ
कि यहाँ पर जो संकरण होगा वो क्या होगा भाई, sp3 होगा। क्या होगा, sp3। और जब संकरण sp3 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, sp3 संकरण संरचना क्या हो सकती है, या तो चतुष्फलकी हो सकती है और या क्या हो सकती है, पिरामिडीय हो सकती है। चूंकि यहाँ पर पिरामिडीय संरचना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, यानी 3+1 एक लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसकी जो संरचना है वो चतुष्फलकी नहीं होती है, विकृत होकर के क्या हो जाती है, पिरामिडीय हो जाती है। देखिए मैं इसकी संरचना भी तो ड्रॉ कर देता हूँ। तो कैसे बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर को, सेंटर वैसे नाइट्रोजन, लोन पेयर, और इस तरह से क्या हो जाती है इसकी, ये पिरामिडीय स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है। ठीक है ना। अब बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, वो भी रिड्यूस हो जाता है, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो बॉन्ड एंगल करीब हो जाता है यहाँ पे 107 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी हाइड्राइड है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थायी कौन सा है। देखिए आर्सिन, स्टिबलिन, फास्फीन या अमोनिया। तो शायद आपको इसका आंसर देखिए पता होगा। जो 5th वर्ग के जो हाइड्राइड होते हैं, यानी नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड होते हैं, इनका स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने की तरफ क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है इसको भी समझिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, नीचे आ जाएगा बिस्मिथ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जिस तरह देखिए साइज इनका तो बढ़ता जाता है, तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी जो भी एलिमेंट है और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, वो घटती जाती है, यानी बंध शक्ति क्या होती है, कम होती जाती है। और छोटा आकार होने के कारण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए अमोनिया का जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अमोनिया क्या है, इनमें सबसे अधिक स्थायी है, करीब 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा करके टूटता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका हाइड्राइड ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, हमेशा घटेगा, ध्यान रखिएगा। यानी सबसे कम स्थायी कौन सा होगा, बिस्मिथ होगा, सबसे नीचे है। यानी जो बिस्मिथ का जो हाइड्राइड होगा BiH3, इसका स्थायित्व क्या होगा, सबसे कम होगा। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये टूट जाता है। यही कारण है कि अमोनिया को छोड़ करके बाकी जितने भी हाइड्राइड हैं ये सभी क्या करते हैं, अपचायक की तरह कार्य करते हैं, अपचायक का गुण प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए सर्वाधिक स्थायी हाइड्राइड कौन सा है, अमोनिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अर्ध धातु है या मेटोलाइट्स है, आपको बताना है। आपको मालूम है कि 5th वर्ग में कौन कौन से मेटोलाइट्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस देखिए यहाँ पर क्या है, अधातु हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटेलॉइड्स हैं, यानी अर्ध धातु हैं या उपधातु कह सकते हैं इसको हम। और जो बिस्मिथ है ये क्या है, धातु है। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए क्या होगा, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है। तो प्रशीतक का मतलब समझते हैं कूलिंग इफेक्ट, यानी कूलिंग के लिए हम किसे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अमोनिया, सेकंड है CO2, थर्ड है SO2, फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशीतक के रूप में यानी ठंडक उत्पन्न करने के लिए किसको यूज किया जाता है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अमोनिया इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जो अमोनिया का जो हम यूज़ है, बर्फ़ बनाने वाले जो कारखाने होते हैं उनमें क्या करते हैं, इस अमोनिया का प्रयोग किया जाता है ठंडक उत्पन्न करने के लिए। प्रशीतक के यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेंट के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इतना लो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमोनिया गैस आपको यूज करनी पड़ती है। ये क्या करती है, टेम्परेचर को कूल कर देती है, टेम्परेचर को डाउन कर देती है, बिल्कुल बर्फ़ के समान जमा देता है पदार्थ को। तो जो आपने देखा होगा
या सुना होगा, ये जो आपके वाटर कूलर आते हैं, इसमें ठंडा जो पानी होता है, क्या इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं वो लोग कि आपको वहाँ बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कंज्यूम कर रहे हैं और उसके द्वारा आपको ठंडक उत्पन्न करते हैं। वो क्या करते हैं, इसी तरह से कोई केमिकल यूज करते हैं, जैसे अमोनिया का यूज कर लिया, तो अमोनिया क्या करेगी, ये प्रशीतक की तरह वहाँ पे कार्य करती है। हंसाने वाली गैस, फंसाने वाली गैस, सबको मालूम होगा भैया हंसाने वाली गैस कौन सी है। मुझे नहीं लगता मुझे इसको आंसर बताने की ज़रूरत है। चलिए, फिर भी आप लोगों ने सोच लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर बताइएगा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ओके, 1 2 3, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। नेक्स्ट चलिए मैं बताता हूँ फिर भी इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला पता होना चाहिए, N2O। बहुत सारे बच्चों को फार्मूला ही नहीं पता होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड दैट इज N2O3। ठीक है ना। तो आपको मालूम होगा कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है, उदासीन रंगहीन जो गैस है, वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या होती है, लाफिंग गैस कहलाती है, हंसाने वाली गैस कहलाती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किसका प्रयोग देखिए किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या किया जाता है, देखिए एक नाइट्रोजन साइकिल होती है, उसमें यूज किया जाता है। नाइट्रोजन साइकिल कहाँ होती है, जो लेगुमिनस नोड्यूल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें होता है। कि नाइट्रोजन क्या है, प्लांट्स के लिए एक आवश्यक तत्व है। ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो प्लांट्स की जो नोड्यूल्स होती हैं, उनमें क्या यूज़ देखिए किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, जिंक का तो देखिए नहीं करते हैं। दूसरा है कॉपर, कॉपर भी देखिए यूज नहीं किया जाता है। तीसरा है मॉलिब्डेनम, यही देखिए इसका सही आंसर है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या यूज करते हैं, मॉलिब्डेनम यूज किया जाता है, MO। MO इज द करेक्ट आंसर। अमोनिया और फास्फीन के कौन से निम्नलिखित गुण में भिन्नता है। आपको बताना है कि अमोनिया और फास्फीन यानी कौन से गुण में जो हैं वो अलग अलग हैं। आपको 4 गुण मैंने नीचे दिए हुए हैं। अणु संरचना में तो आणविक संरचना क्या होती है, दोनों की एक जैसी होती है, दोनों की पिरामिडी होती है, दोनों में एक लोन पैराफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये सही है। वायु में जलने में यही दोनों क्या करते हैं, वायु के ऑक्सीजन के साथ देखिए जलते हैं। तो जो अमोनिया है वो क्या देखिए बनाता है, अमोनिया यहाँ पे देखो वायु के साथ क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है प्लेटिनम की उपस्थिति में। अगर प्लेटिनम आपने यूज नहीं किया तो क्या देती है, नाइट्रोजन गैस देती है। अगर हम फास्फीन की अगर वायु के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या देता है, P2O5 देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि वायु के साथ क्रिया करते हैं, दोनों जलते हैं। थर्ड वन इज अपचायक गुण के रूप में। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अमोनिया को छोड़ करके जितने भी हाइड्राइड हैं वो सारे अपचायक की तरह यूज होते हैं। आपको एग्जाम्पल दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ देखिए रिएक्शन करा देते हैं, अमोनिया की सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया के जली विलयन की जो रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या कंपाउंड देखिए बनता है, AgNH3 का होल ट्वाइस NO3, यानी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया ने सिल्वर को रिड्यूस तो देखो नहीं किया ना, इसका मतलब क्या हुआ, अमोनिया रिड्यूसिंग रिएजेंट कभी नहीं हो सकती। लेकिन जो फास्फीन है वो क्या करती है, एक रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करती है। किस तरह से, देखिए अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की अगर जो रिएक्शन है वो आप किसके साथ दो करा दें, फास्फीन के साथ देखिए अगर कराएंगे तो यहाँ से क्या देखिए फ्री हो जाती है, यहाँ से सिल्वर जो है वो मुक्त हो जाती है, सिल्वर हमको प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ, फास्फीन जो है वो रिड्यूसिंग रीजेंट की तरह वर्क करती है, रिड्यूसिंग रीजेंट है, अपचायक गुण पाया जाता है। क्लोरीन के साथ देखिए दोनों सेम मैनर में देखो रिएक्शन करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज अपचायक गुण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। आई होप शायद मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड, अब देखिएगा नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड हम लोग कैसे पहचानेंगे, मैंने बताया था
जो एनहाइड्राइड होगा और जो एसिड होगा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HNO3। HNO3 में क्या होता है? HNO3 में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा +5 वाला, देखिए कौन सा है भाई, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका होगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO नहीं होगा, N2O3 ये भी देखिए नहीं होगा, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नहीं होगा, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। एनहाइड्राइड का मतलब क्या हुआ? अगर नाइट्रिक अम्ल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो क्या देखिए बनेगा? N2O5 देगा। तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड क्या देगा? अगर नाइट्रिक एसिड में से के 2 अणु आप लीजिएगा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिएगा, तो क्या बचेगा? N2O5। तो N2O5 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है वो नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +5 आएगी। N2O5 में N की ऑक्सीकरण संख्या +5 और नाइट्रिक एसिड +5, तो सही आंसर क्या हुआ? नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो, कि नाइट्रस अम्ल दैट इज, नाइट्रस अम्ल का मतलब क्या हुआ? यानी कि HNO2 का एनहाइड्राइड क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा HNO2 का क्या एनहाइड्राइड होगा हमारा? फास्फोरस की परमाणविकता होती है। तो अगला प्रश्न है कि भैया फास्फोरस की परमाणविकता या एटॉमिसिटी कितनी होती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, आपको मालूम है फास्फोरस जो होता है P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है? डायटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नाइट्रोजन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं? टेट्राटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, चक्रीय मेटा फास्फोरिक अम्ल में POP बंधों की संख्या है। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि चक्रीय मेटा फास्फोरिक अम्ल होता क्या है। चक्रीय मेटा फास्फोरिक का एसिड का अर्थ हुआ HPO3 का होल थ्राइस, यानी कि इसका नाम होगा साइक्लो ट्राई मेटाफास्फोरिक एसिड, ठीक है ना। तो साइक्लो ट्राई मेटाफास्फोरिक एसिड कैसा होता है? चक्रीय होता है। तो इसमें आपको बताना है POP बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। तो देखिए संरचना बनाने का तरीका है P इस तरह से लगाइएगा, फिर O फिर यहाँ पर P, और जहाँ पर देखिए P होगा वहाँ पर क्या होगा? एक डबल बॉन्ड इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर भी इसी तरह 2 नीचे को लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या बताना है? आपको सिर्फ POP बॉन्ड बताना है कितने हैं। POP बॉन्ड तो इसमें कितने हो जाएंगे? एक POP, ठीक है ना, दूसरा POP, तीसरा POP, यानी चक्रीय मेटा फास्फोरिक एसिड जो होगा इसमें जो POP बॉन्ड कितनी होगी? 3 होगी। समझ में आ गया? यानी ये POP बॉन्ड इसमें कितने बनेंगे? POP POP POP। तो इस तरह से देखिएगा 3 इसमें POP बॉन्ड हो जाते हैं। फिर एक बार समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया हो तो। एक देखिए, देखो बनेगा POP, कलर चेंज करता हूँ। एक ये देखिए POP बॉन्ड देखिए बना, ओके। दूसरा POP बॉन्ड देखिए कौन सा बना? POP, दूसरा है बन गया। तीसरा POP बॉन्ड POP। इस तरह से कितने POP बॉन्ड इसमें बन गए? 3 इसमें POP बॉन्ड बन जाते हैं। और P डबल बॉन्ड वो कितने बनेंगे? वो भी 3 बनेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल को किस बोतल में रखा जा सकता है? शायद मैं क्वेश्चन एक बार करा चुका हूँ आपको कि जो नाइट्रिक एसिड है उसको किस प्रकार की बोतल में रखते हैं। नाइट्रिक अम्ल को रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिल्वर के साथ देखिए नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना। टिन के साथ भी देखिए कर जाता है, आपने बहुत सारी रिएक्शन की हैं। और लेड के साथ भी कर लेता है। सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा, टिन नाइट्रेट बनाएगा, लेड नाइट्रेट बनाएगा। लेकिन एल्युमिनियम के साथ क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? एल्युमिनियम क्या है? क्रियाशील धातु है। क्रियाशील होने के कारण क्या करती है?
यहाँ पर एक एल्युमिना बन जाता है, Al2O3 बन जाता है। और Al2O3 क्या है, एक इस तरह से एक लेयर बन जाती है। ये क्या करती है, नाइट्रिक अम्ल को इस एल्युमिनियम के संपर्क में नहीं आने देती है। तो इस Al2O3 बनने के कारण क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम के साथ कोई क्रिया नहीं करता, यानी कि आप नाइट्रिक अम्ल को एल्युमिनियम के बने हुए कंटेनर में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस से कराने पर, देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर हम सांद्र नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन फास्फोरस से कराएंगे तो क्या बनता है, इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपके मैच नहीं खा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें देखिए करेक्शन दो करना चाहूँगा। यहाँ पर बेटा पढ़िएगा फास्फोरस के स्थान पर I2, ओके। I2 के साथ देखिए रिएक्शन होगी, तो नाइट्रिक एसिड की अगर हम दो रिएक्शन कराएं किसके साथ, I2 के साथ, तो क्या बनता है, तो बनता है आयोडिक अम्ल, दैट इज HiO3। ध्यान रखिएगा, जब ऑब्जेक्टिव सामने आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि HOI बनेगा, HiO3 बनेगा, HiO4 बनेगा, ठीक है ना। टेट्रा आयोडेट है, टेट्रा हाइड्रो आयोडेट है, HiO3 देखिए नहीं बनता है इसमें, क्या बनता है इसमें, ये ट्राई वाला बनेगा, यानी कि आयोडिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट, गोल्ड निम्न में से किस में विलेय है, तो गोल्ड आपको पता है, गोल्ड जो है या प्लेटिनम है, ये किस में विलेय होते हैं, एक्वारेजिया में देखिए विलेय होते हैं, यानी कि ये अम्लराज के साथ देखिए क्रिया करते हैं, और सांद्र HCl या सांद्र H2SO4 या सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ किसी तरह की कोई भी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका भी देखिए रीजन है, क्योंकि ये क्या है, ये नोबल मेटल्स हैं, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो ये क्या नोबल मेटल्स होते हैं, और नोबल मेटल जो होता है वो बहुत कम क्रियाशील है। तो अधिक कम क्रियाशील होने के कारण क्या है, इसकी जो हम रिएक्शन कराएंगे वो एक्वारेजिया से कराएंगे, ना कि सांद्र HCl या HNO3 या H2SO4 से। अब एक्वारेजिया या अम्लराज का देखिए क्या मतलब होता है, ये भी हमको आना चाहिए, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। तो एक आयतन सांद्र HNO3 और 3 आयतन सांद्र HCl के जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। फिर समझिएगा, यानी कि 1:1 क्या होगा, सांद्र नाइट्रिक एसिड होगा, प्लस 3 क्या लेंगे, सांद्र HCl लेंगे, यानी 1:3 में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा, एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो सबसे पहले तो आपको भैया अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र ही पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अमोनिया इससे क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन देखिए प्राप्त होती है। तो सही आंसर देखिए इसका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका मतलब क्या हुआ, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ये क्या कहलाता है, अमोनियम डाइक्रोमेट। आप इसे गर्म कीजिएगा तो गर्म करने से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, इसके अलावा Cr2O3 प्राप्त होगा, क्रोमिक एनहाइड्राइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, N2 गैस प्राप्त होती है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि कौन सी है, यानी कौन कौन से रिएक्टेंट का प्रयोग करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन सी गैस आप प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस का कौन सा अपर रूप सबसे अधिक क्रियाशील है, ठीक है, बहुत अच्छा देखिए क्वेश्चन है, फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील अपर रूप कौन सा है, ये शायद आपको मालूम होगा।
देखिए ऑप्शन नंबर 1 सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस। तो देखिए आपको पता है कि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, यानी पहला ही इसका देखिए विकल्प सही होगा। यानी सफ़ेद फास्फोरस क्या है? ये सबसे अधिक क्रियाशील है। फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है? लाल फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है, बाकी के बहुत कम क्रियाशील है, काला या बैंगनी। स्कारलेट भी होता है, सिंदूरी फास्फोरस भी एक होता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि सफ़ेद फास्फोरस क्यों इतना अधिक क्रियाशील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि सफ़ेद फास्फोरस की क्रियाशीलता का क्या कारण है। देखिए सफ़ेद फास्फोरस का आपको फार्मूला पता है कि P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और यानी इसके एक अणु में क्या होते हैं? 4 फास्फोरस के परमाणु जुड़े होते हैं, और चारों फास्फोरस परमाणु क्या होते हैं? टेट्राहेड्रली यानी कि चतुष्फलकीय फॉर्म में इस तरह से अरेंज होते हैं। बना देता हूँ मैं डायग्राम, इस तरह से देखिए अरेंज होते हैं। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, जो PP, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल इसमें कितना होता है भाई? ये बहुत कम होता है, 60 डिग्री, ठीक है ना। 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। बॉन्ड एंगल कितना होगा? PPP कोण का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होता है। और इस कारण क्या होता है? ये जो अणु है, जो मॉलिक्यूल है, ये क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है, यानी कि इसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। यानी एंगल स्ट्रेन देखिए इसमें बहुत ज़्यादा है। यानी ये बॉन्ड क्या होना चाहिए था? ये जो 60 डिग्री आया ना, ये और कम होना चाहिए था। इतना अधिक तनाव है, अधिक तनाव होने के कारण ये क्या होते हैं? बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है, और यानी कि क्या हुआ? इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। तो वन वर्ड में इसका आंसर समझिएगा, यानी फास्फोरस परमाणु में, फास्फोरस में अधिक एंगल स्ट्रेन या तनाव के कारण क्या होता है? इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। दूसरी बात क्या है? अगर पूछते हैं कि इसका घनत्व बहुत कम होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, और उसका जो ज्वलन टेम्परेचर है वो भी क्या होता है? बहुत कम होता है। इसका देखिए क्या रीजन है? यानी जो फास्फोरस के जो परमाणु हैं, ये आपस में क्या है? दुर्बल वान डेर वाल बलों के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए क्या है? इसका ज्वलन टेम्परेचर भी बहुत कम है। आपको पता होगा कि फास्फोरस को इसी कारण कहाँ रखते हैं? जल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने बाहर निकाला, टेम्परेचर जरा सा इसको मिला तो क्या होगा? जलने लगेगा, क्रिया कर जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, तो इसका सही आंसर समझ में आ गया ना? सफ़ेद फास्फोरस, आर्थोफास्फोरिक अम्ल को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद है। अब आर्थोफास्फोरिक एसिड का पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फास्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H3PO4। H3PO4 क्या है? आर्थोफास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। अगर हम इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखिए गर्म करेंगे तो ये क्या देगा? HPO3। यानी इसमें से क्या होगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल देखिए निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल देखिए यहाँ से दो निकल रहा है, और क्या बन जाएगा? HPO3 बन जाएगा। HPO3 का क्या नेम हो गया? मेटाफास्फोरिक अम्ल। तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे तो क्या बनेगा? मेटाफास्फोरिक एसिड। ओके, इसका नाम भी बता दूं, H3PO3 क्या होता है? फास्फोरस अम्ल। PH3 का सबको पता है, PH3 फास्फीन, और P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा हाइड्राइड हाइड्रोजन बंध बनाता है? निम्न में से कौन सा हाइड्राइड हाइड्रोजन बंध बनाता है? तो आपको देखो बताना है हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कौन बनाता है? अमोनिया। अमोनिया क्या करती है? हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखती है। इसका रीजन भी क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा है और वैद्युणात्मकता बहुत अधिक है। उच्च वैद्युणात्मकता होने के कारण क्या करता है? ये दूसरे अमोनिया अणु के साथ, जिसका नाइट्रोजन परमाणु होगा, वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। फास्फीन है, आर्सिन है, या बिस्मिथीन है, बिस्मिथ का हाइड्राइड है, ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण अमोनिया क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है।
फास्फीन क्या होती है, वो गैस अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन भी आता है खूब कि क्या कारण है कि अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन से अधिक है, या अमोनिया एक द्रव है जबकि फास्फीन एक गैस है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पाई जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए बेटा कैसे देखो बनाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। इस तरह से देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें देखो अरेंज करते हैं। क्या किया आपने, इस तरह से एलिमेंट को लिख लिया, कंपाउंड को NH अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, H लगाइए, फिर यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इसमें नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। फिर यहाँ इसी तरह से क्या होगा, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल होगा उसको भी लिखेंगे, HN, ऊपर HH से लगाइए, यहाँ भी नीचे देखिए लगेगा इस तरह से, और यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरह से ये बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमोनिया में। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के कारण क्या है, इसका क्वथनांक भी उच्च होता है और एनामरस बिहेवियर भी शो करता है, असंगत व्यवहार भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको तैयार कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा निश्चित ही। और आप बहुत जल्द मैं क्या करने वाला हूँ, आपका एक टेस्ट लेने वाला हूँ। जब हमारे 3 वीडियो देखी होंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के 3 मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब क्या करेंगे, आप ये सारी वीडियोस तैयार कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस तैयार कीजिएगा, और भी क्वेश्चन तैयार कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग फिर एक टेस्ट होगा, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसलिए क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके।